क्या तरीका हो सकता है कि संसद में, विधानसभाओं में, पंचायत में ऐसे लोग आएं जो नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट सोचें? उसके लिए क्या कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है या और कुछ ज़रूरत है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। ये बात सही है कि हमारे देश में इलेक्शन रिफॉर्म के संबंध में बहुत ही सीरियसली सोचने की आवश्यकता है। उस विषय में अनेक कमिटीज बनी हैं, पार्लियामेंट की उन अनेक कमिटीज के रिपोर्ट आए हैं, एक फ्रेंच मॉडल की भी चर्चा अपने देश में आई है और उसके कारण समाज के सभी वर्गों को, वरना स्थिति ये बनी है कि गुड पर्सन इज ए बैड कैंडिडेट। कभी कभी मजाक में हमारे एक मित्र कहा करते हैं कि गांधी जी स्वयं अगर पोरबंदर में चुनाव लड़े तो आज की चुनावी रचना ऐसी है कि गांधी जी हार जाए। छत्रपति शिवाजी पुणे में चुनाव लड़े तो गारंटी नहीं छत्रपति शिवाजी पुणे में से जीत करके आएंगे। तो इसलिए बात सही है कि हमने चुनाव सुधार की दिशा में सीरियसली सोचने की आवश्यकता है। सभी दलों ने मिलकर के ही ये निर्णय कर सकता है। एक राजनीतिक दल के लिए उसकी कितनी ही सदिच्छा क्यों न हो, ऐसे निर्णय करना अत्यंत कठिन होता है। More questions? Gentleman there. अपने यहाँ HUF सिस्टम सदियों से चला आ रहा था, जो पिछले कुछ दशकों में परिवर्तित हो गया है सिंगल फैमिली सिस्टम में। और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें पॉलिटिकल साइंस पे, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी हैव डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। कैन वी हैव ऑफिशियली समथिंग लाइक डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर एटलीस्ट those states who like to develop can develop properly and do not drag behind? I think this is a question for both of you, Mr. Krishna. Generally, there has been a suggestion often that the states in the south, for instance, if you take their rates of growth, they are much higher than certain northern states. He's asking, is it possible to have a system of development? Well, I do not know if there has been a uniform development pattern in United States of America also. There is a difference from state to state. You know, there are the Midwestern states, you know, which are very, very backward, and in terms of economic indicators, I think they are as bad as some of our states. But of course, there are a whole group of states which have surged forward in United States of America. Yes, it is said United States of America, but their perceptions are different. You know, the political divide is very obvious. Even take the Iraq question, you know, there has been a divide, you know. Okay. I think this is part of the price that we pay for democracy. किसी न किसी कारण से बाद में या तो करदाताओं को रियायतें चाहिए, या तो कर चोरी होना, या तो लेथार्जिक होना, या डिपार्टमेंट और करदाता के बीच में जॉइंट कंपनी बन जाती हैं जो अल्टीमेटली भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। दिस आर द रीजंस कि जिसके कारण जो एम्ड रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है उसमें कमी आती है और वो एक तो डेफिसिट को जन्म देती है। दूसरा, हमारे देश में कुछ तो बजट मीडिया के डर से बनते हैं। मुझे क्षमा करना अरुण जी, कुछ बजट मीडिया के डर से बनते हैं। उसको लगता है कि मैं बजट में अगर मेरी रियल स्ट्रेंथ बता दूंगा और कल अखबार में बात छप जाएगी और ऑपोजिशन मुझ पे कुछ कह देगा, उस डर में उसको लगता है नहीं यार, पिछली बार उसने 6,000 करोड़ कहा था, लाओ यार मैं इस बार 7,000 करोड़ कह दूं। मैं समझता हूं ये जो हमारे यहां ये एक अलग सा माहौल बन गया है। आखिरकार एक गवर्नमेंट का मियर इकोनॉमिकल डिसीजन एक्सक्लूसिव नहीं होते, सब चीजों से जुड़े रहते हैं। और दूसरा, एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, भारत सरकार के पास पहली बार $75,000 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और पहली बार इस देश में हुआ है कि $3,000 बिलियन वर्ल्ड बैंक और एडीबी के लोन वो वापस दे रहे हैं। अगर स्टेट भी अपनी इकोनॉमी को उस प्रकार से स्ट्रीमलाइन करें तो इन सारी स्थितियों को बदल सकते हैं, ऐसा मेरा भरोसा है। तीसरी बात, 1969 में पॉलिटिकल रीजंस के कारण हमारे देश में एक लोक रंजक अर्थनीति ने जन्म लिया, पॉपुलिस्ट इकोनॉमी ने जन्म लिया। 30 साल के उसके वास्तव्य के बाद अब हर पॉलिटिकल पार्टी
जिसको सत्ता में आने का अवसर मिलता है सबको लगता है कि दिस पॉपुलिस्ट इकोनॉमी के बजाय ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की ओर जाना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, उसका बेनिफिट मिलेगा।